नमस्कार। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक सड़क हादसा हुआ लक्ष्मणगढ़ में, जिसकी चर्चाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक हुई। लेकिन वे घटनाक्रम था, ये लंबा घटनाक्रम था। इस घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। सर्वप्रथम तो इस घटनाक्रम के बाद इस एक्सीडेंट में कम से कम 16 लोगों के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और वो भी 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन, दीपावली के त्योहार का पहला दिन था धनतेरस। उस दिन 16 परिवारों में अंधियारा छा गया। अब बात करते हैं आज थोड़ी सी यूनिकनेस की। यूनिकनेस की बात यूं है कि पहले एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद धरने पर कई गांवों में धरना प्रदर्शन होता है और प्राइवेट बसों को नहीं चलने दिया जाता, और कहा जाता है कि प्राइवेट बसें अब नहीं चलेंगी। लेकिन कुछ समय के बाद सरकारी बसों का संचालन होता है, सरकारी बसें चलती हैं। उसके बाद सरकार सोचती है जनता के बारे में, और सोचने के बाद सरकारी बसें चालू कर दी जाती हैं, जो अपडेट्स हम आपको लगातार दे ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक खबर आती है कि लक्ष्मणगढ़ बंद किया जा रहा है। अब ये खबर आती है, पूरे दिन भर एक ऑटो घूमता है पूरे शहर में कि लक्ष्मणगढ़ बंद रहेगा। उसी वक्त, उसी दिन शाम को एक छोटी सी खबर और आती है कि कल से प्राइवेट बसें जो हैं वो सुचारू रूप से संचालित कर दी जाएगी। ये ग्रामीणों और यूनियन के बीच समझौता हो चुका है। तो पहली बात तो ये कि कहीं ये लक्ष्मणगढ़ बंद करने का ढकोसला, ये कहीं बसों को चालू करवाने की रवायत ही तो नहीं थी। कई नेता या फिर कई लोगों के ऊपर शायद दबाव होगा कि ये बसों के जो मालिक हैं उनको बेहद घाटा हो रहा था, इसकी वजह से बसों का चलना था। तो क्या किन नेताओं ने मध्यस्थता निभाई इसमें, और क्या ये बंद का जो आह्वान था वो क्या इसी वजह से था कि इन बसों को जनता को थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिखाया जाए और इन बसों को फिर से सुचारू रूप से चालू करवा दिया जाए। जनता बंद में उलझी रहेगी और इधर ये बसें चालू हो जाएंगी। कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए आमजन की भावनाओं को नहीं समझते, आमजन की भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर इस हिसाब से परोसते हैं कि वो अपनी बात आखिर मनवा ही लेते हैं। ये भारत का नियम है कि भारत में गरीब के वोट की कीमत को एक वोट नहीं माना जाता। गरीब के वोट की कीमत को शायद एक वोट से कम आंका जाता है। वहीं अमीरों के वोट की कीमत को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जिन लोगों के पास अमीरियत है, या फिर यूं कहूं कि हमारे लोकल में शेखावाटी में एक शब्द चलता है, जेक और चेक शायद जिन लोगों के पास है उनके काम शायद भारत में अक्सर जल्दी हो जाते हैं। ये बात देखने को मिलती है। इस घटनाक्रम के बाद सरकार द्वारा सारी बातें मान ली जाती हैं और उसके बावजूद प्राइवेट बसों का संचालन होता है। तो फिर वो धरना करने वाले लोग आखिर थे कौन, और वो यदि उनको मानना ही था तो फिर वो सरकार के ऊपर सरकारी बसों को चलाकर उनके ऊपर भार आखिर क्यों बढ़ाना चाहते थे, या फिर कोई और कारण है। ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। धीरे धीरे परतें खुलती हैं। कहते हैं कि जब प्याज को काटा जाता है तो एक एक परत को उधेड़ा जाता है, तो एक एक परत के नीचे एक एक झिल्ली होती है। उसी प्रकार से इस बात की भी सारी झिल्लियां तो आखिर एक ना एक दिन निकलेंगी। एक ना एक दिन उन लोगों के नाम भी सामने आएंगे, उन लोगों की रवायत भी सामने आएगी। तो फिर क्या होगा, अब देखते हैं। बात करते हैं ये बसों का संचालन। प्राइवेट बसों का संचालन आखिर होना ही था, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो सरकार को घाटा होने वाली बात थी। सरकार को घाटा यूं कि इतनी बसें चलती हैं, उन बसों के मालिक आखिर कहां जाएंगे, उन बसों से कितना रोजगार उत्पन्न होता है, आखिर वो कहां जाएंगे। लेकिन अब एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर वो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग जो ग्रामीण थे, जो आम जनता थी, जो आम नागरिक थे, शायद उन्होंने अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा। उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं इन नेताओं के झांसे में आकर इन बसों को फिर से चलाने की अनुमति दे दी हो। वैसे तो कहा जा रहा है कि इन बसों को से धीरे चलाने की बातें हुई है और इनका किराया भी सरकारी बसों के अनुरूप ही होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में एक थोड़े समय के बाद चीजों को जैसे चीजों को भुलाया जाएगा, उसके बाद से ये फिर से मनमानियां वापस शुरू हो जाएंगी? क्या कुछ नेताओं ने मिलकर ये समझौता करवाया है? कई बाजार में कई बातें हैं,
और यदि ये समझौता आखिर उस वक्त पर ही क्यों हुआ जिस वक्त पर बंद का आयोजन किया गया, उस वक्त पर ही ये समझौता आखिर क्यों हुआ, ये सवाल एक जरूर खड़ा होता है कि आखिर वो नेता या फिर वो जो बस यूनियन थी और जो ग्रामीण जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच ये समझौता पहले क्यों नहीं हुआ। ये बंद के आयोजन में कहीं लोगों को भटका करके और उसके बाद में लिया गया फैसला तो नहीं है कि बंद के आयोजन में जो विरोध है वो एक बार के लिए दब जाएगा और उस साइड में ये जो नेता और बस यूनियन के लोग आपस में मिलकर एक समझौता क्रिएट करेंगे और वो समझौता हो जाएगा और उस समझौते को वापस से बसों का सही सुचारू रूप से संचालन भी हो गया। ये बात बुरी नहीं है कि बसों का संचालन आखिर क्यों किया गया। बसों का संचालन होना ही था क्योंकि इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते और बहुत सारे लोगों को घाटा भी होता। लेकिन फिर ये उलझाने के लिए ये बातचीत आखिर ये राजनेता आखिर क्यों करते हैं? क्या ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या फिर ये जो धरना प्रदर्शन वगैरह ये सारी चीजें की गई ये सिर्फ अपनी राजनीति को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए, या फिर जो लक्ष्मणगढ़ बंद का जो आह्वान था और ये आयोजन था इसके मुख्य कारण आखिर क्या हो सकते हैं? क्या इन प्राइवेट बसों को, निजी बसों को दोबारा से संचालन ही इनका क्या मुख्य उद्देश्य था इस बंद का? इस बंद में आखिरकार कांग्रेसी नेताओं को ही देखा गया। ज्यादातर वही कांग्रेसी नेता थे जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से अपना जुड़ाव रखते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी को अपने वोट देते हैं, या फिर यूं कहूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी ही इस बंद में दिखाई दिए। क्यों? तो फिर वो ग्रामीण कहां थे? और ये बंद की राजनीति आखिर कब तक चलती रहेगी? एक छोटी सी घटना होती है, उसके बाद में शहरों को बंद करवा दिया जाता है। आखिर क्यों जरूरत पड़ती है बंद करवाने का? क्या इससे रेवेन्यू को घाटा नहीं होता? क्या इससे सरकार को घाटा नहीं होता? क्या आम जनता को इससे समस्याएं उत्पन्न नहीं होती? क्या आम जनता के जो काम बाजार में होने वाले थे उनमें क्या देरी नहीं होती? ये होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी स्वार्थपूर्णता और अपनी नेतागिरी को ऊपर उठाने के चक्कर में इन बंदों का आह्वान करते हैं और इन बंदों का आयोजन भी करवाते हैं। ये बात ठीक रही आज के बंद में कि कहीं कोई तोड़फोड़ की घटनाएं नजर नहीं आई। बड़ी सात्विक तरीके से आज के बंद का आयोजन किया गया। लक्ष्मणगढ़ बंद का यह आयोजन आखिर किया क्यों गया? इसका कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता। क्या ये विरोध प्रदर्शन था तो आखिर किसके खिलाफ था? ये विरोध प्रदर्शन था, माना कि बंद का आह्वान करना और बंद का आयोजन करना एक तरीके का विरोध है, लेकिन ये विरोध आखिर किन के खिलाफ था? क्या उस मरे हुए ड्राइवर के खिलाफ या फिर बस यूनियन के खिलाफ? यदि बस यूनियन के खिलाफ ये बंद का आयोजन था तो आखिर पहली रात को बंद के आह्वान के बाद से ही ये बंद के आह्वान के बाद ही क्यों समझौता हो गया यूनियन और उन ग्रामीणों के बीच? कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल इस वजह से है कि कुछ नेताओं ने ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बंद का आह्वान किया, बंद का आयोजन किया और पर्दे के पीछे जाकर अपना काम बखूबी निभाया और इस यूनियन और ग्रामीणों के बीच मध्यस्थता की और इनके बीच ये एक फैसला करवाया। शायद आखिर आम जनता को फिर से मूर्ख बनाया गया। ये मूर्ख बनाने का गोरख धंधा इन राजनेताओं का पुराना है। समझना होगा इस राजनीति को। ये राजनीति है, पर्दे के आगे की राजनीति कुछ और है और पर्दे के पीछे की राजनीति कुछ और है। तो इसको समझ करके अपने विचारों के बारे में चर्चा कीजिए। आप यदि किसी काम को करते हैं, किसी काम के लिए आप 10-15 दिन परेशान होते हैं, उसके बाद में कोई राजनेता आते हैं, उनके बीच में मध्यस्थता करवाते हैं, आप और सरकार या फिर आप और यूनियन के बीच एक बात मान लेते हैं। छोटी सी चीजों के लिए आपका धरना था। आपका धरना छोटी सी चीजों के लिए नहीं, आपका धरना था वो 16 लोग जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यह धरना था, ना कि किराया कम करवाने के लिए, ना कि इन वाहनों की गति कम करवाने के लिए। गति इन वाहनों की वही रहने वाली है। आज के 1 महीने बाद में आकर आप देख लीजिएगा, यही लड़ाई होने वाली है कि इन वाहनों की गति फिर से तेज है। फिर से आप जगेंगे, एक एक्सीडेंट दोबारा से होगा, फिर से आप जगेंगे, फिर से धरना करेंगे, फिर कोई नेता आएगा, आप बीच में आएंगे और आपको पीस दिया जाएगा।
ये भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति का एक छोटा सा दर्शन है। समझिए इस बात को, जब तक आप अंधेरे में रहेंगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देवबंबाट। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए देवबंबाट को। और आप